वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंडियन पीनल कोड 1860 आईपीसी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका ये पार्ट वन में हमने जो डिस्कशन किया था वो सेक्शन 1 से लेकर के 190 तक का क्विक रिवीजन किया था। ये क्विक रिवीजन सिर्फ प्री ओरिएंटेड है, स्पेशली प्री ओरिएंटेड है क्योंकि यूपी एपीओ का एग्जाम होना है 21 अगस्त को। तो जो लोग अभी तक ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, जिनको रिवीजन करने का समय नहीं मिला है, वो मात्र 2 वीडियोज़ में पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें पूरा रिवीजन कर सकते हैं। अराउंड 35 क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा आपका यूपी एपीओ में, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन वीडियोज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो अपकमिंग वीडियोज हैं उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आईपीसी की तरह आज ही हम सीआरपीसी का भी पूरा क्विक रिवीजन करें या नहीं, तो मुझे जरूर बताइएगा। अब देखिए, सबसे पहले अभी तक आपने क्या देखा है कि इंडियन पीनल कोड 1860, एक छोटा सा क्विक रिवीजन कि 6 अक्टूबर 1860 को क्या हुआ, इसका इनेक्टमेंट डेट है और 1 जनवरी 1862 को ये इन्फोर्समेंट में आया था। एक्ट नंबर कौन सा है, तो एक्ट नंबर 45 ऑफ दी 1860 है। 1860 का 45वां कानून ये था। 511 इसके अंदर टोटल सेक्शंस दिए गए हैं और जिनको 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। 3 चैप्टर नए ऐड हुए हैं। कौन कौन से ऐड हुए, 5A, 9A और 20A, ठीक है। इनके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी पुराने उसमें। ये कब कब इंसर्ट हुए हैं ये आप प्रीवियस जो पार्ट 1 है वहां पे जाकर जरूर देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 हमारा हो चुका है और आज चैप्टर 11 की हम बात करेंगे। चैप्टर 11 किससे डील करता है, ये बात करता है एविडेंस की। एविडेंस कैसा एविडेंस, यानी कि फॉल्स एविडेंस। नाम क्या है इस चैप्टर का, ये कहता है कि फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस, यानी कि झूठे साक्ष्य देना और भी पब्लिक जस्टिस के खिलाफ किए गए अपराध। 191 से 229A तक इसके प्रावधान दिए गए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको जो है पूरे सेक्शंस का ना एक स्केलेटन जरूर याद होना चाहिए, रेंज याद होनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है, किस चैप्टर में किससे डील करता है। इससे जो एलिमिनेशन मेथड है ना, तो एलिमिनेशन मेथड में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ABCD में आपको पता लग जाएगा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर तो यही है। यानी कि एक भाई रिवर्स अप्रोच थ्रू एलिमिनेशन मेथड भी आप MCQ सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ओवरऑल टारगेट आपका क्या है कि आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अब आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो जो पहले 6 सेक्शंस हैं 191 से लेकर के 196 तक, ये डील करने वाले हैं फॉल्स एविडेंस के साथ। लोगों को लगता है चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। उसके बाद 2 सेक्शन आएंगे, वो आएंगे फॉल्स सर्टिफिकेट के बारे में, 197 और 198 फॉल्स सर्टिफिकेट। उसके बाद 2 सेक्शन आपके बनते हैं डिक्लेरेशन से रिलेटेड, 199 और 200, यानी कि जब आप डिक्लेरेशन में क्या करते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट वगैरह देते हैं। उसके बाद कोई अगर डिसअपीयरेंस करता है एविडेंस का, उसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। इस तरह का जब आप एक चार्ट बना लेते हैं, देखिए जितना टाइम तो नहीं है क्विक रिवीजन में कि मैं आपको पूरा चार्ट बना के यहाँ पे बताऊँ, क्योंकि रेगुलर क्लासेज अगर आपने की होंगी आईपीसी के हमारे साथ, तो आपको इस सब चीज़ों का आइडिया होगा। हम देखिए अप्रोच ये रहती है पढ़ने की, पहले आउटर स्ट्रक्चर से चलते हैं और फिर धीरे धीरे उसके अंदर तक क्या है आपको सब पता लग जाता है। इससे क्या है कि आपको फोबिया क्रिएट नहीं होता कि बहुत बड़ा है कैसे पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है, नहीं, ठीक है। तो अब हम अपने बेस एक्ट पे चलते हैं और वहां से चीजों को समझते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को आज हम डील करेंगे। अभी तक हम लोग डील कर चुके हैं अप टू 190, अब 191 को आज डील करने वाले। फॉल्स एविडेंस ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। मैंने आपको जैसे कि बताया कि सेक्शन 191 से लेकर के 196 तक पहले 6 सेक्शन डील करेंगे फॉल्स एविडेंस। इस बात को याद रखिए। इसकी देखिए हायरार्की बनाइए, गिविंग फॉल्स एविडेंस 191 में, उसके बाद फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस 192 में, इन दोनों की पनिशमेंट 193 में, किसी को डेथ पेनल्टी आपने दिलवा दी 194 में, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर दूसरी कोई सजा आपने दिलवा दी
तो वो किस में आएगा, 195 में। और थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, सेम सेक्शन सीआरपीसी में भी है, बिल्कुल सेम सेक्शन। और यूजिंग एविडेंस नॉन टू बी फॉल्स, तो अप टू 196 तक के जो सेक्शंस हैं ये आपके फॉल्स एविडेंस के बारे में बात करते हैं। अभी कहता है क्या, देखिए, whoever being legally bound by an oath or by an express provision of the law to state the truth, कानून से बंधे हुए आपको वहां पे सच बताना था, लेकिन वहां पे क्या करता है बंदा, make any statement which is false or which he neither knows or believe to be false or does not believe to be true is said to give false evidence। न्यायालय में झूठ बोलना, दोनों एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा। अ स्टेटमेंट इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन वेदर इट इज मेड वर्बली और अदरवाइज, एफिडेविट भी दे दिया आपने तो भी माना जाएगा। अ फॉल्स स्टेटमेंट एज टू बिलीफ ऑफ द पर्सन अटेस्टिंग इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड अ पर्सन मे बी गिल्टी ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय स्टेटिंग दैट ही बिलीव्स अ थिंग व्हिच ही डज नॉट बिलीव एज वेल एज स्टेटिंग दैट ही नोज अ थिंग व्हिच ही डज नॉट नो। इसके इलस्ट्रेशन जरूर देखिएगा, इलस्ट्रेशन आप पढ़ लीजिए, वो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद है फैब्रिकेटिंग। फैब्रिकेट करने का क्या मतलब है कि जो कोई बनाता है, हु मेक्स एनी फॉल्स एंट्री इन एनी बुक और रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। भाई आप मुझसे क्या है ना, पैसे लेकर गए 1000 रुपये, मैंने क्या किया उसमें बाद में एक जीरो ऐड कर दी, तो कितना हो गया 10,000, मैंने एक और ऐड कर दी, 1 लाख हो गया। तो इस तरह से क्या है, ताकि कल को कोर्ट ऑफ लॉ में मैं क्या कर सकूं, ये साबित कर सकूं कि इसने मुझसे 1000 नहीं 1 लाख रुपए लिए थे। तो मैंने क्या किया है, मैंने कौन सा ऑफेंस किया है, मैंने 192 वाला ऑफेंस यहाँ पे किया है। ठीक है, अब इनकी पनिशमेंट क्या होगी, देखिए जो इंटेंशनली करता है, इंटेंशन जरूर चाहिए यहाँ पे, गिव्स फॉल्स एविडेंस इन एनी ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ डिफाइन की गई है, 2K में, कहा सीआरपीसी में। और फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज्ड इन एनी स्टेज ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग। कैसी पनिशमेंट मिलेगी उसको, 7 years एंड फाइन, यानी कि 7 साल प्लस फाइन किया उसको पनिशमेंट मिलने वाली है। ठीक है, अभी यहाँ पे अ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मार्शल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसके हिसाब से। ठीक है, अभी एविडेंस एक्ट से कनेक्ट मत कीजिएगा। 194 कहता है कि आपने एक साक्ष्य ऐसा दिया कि आपके उस साक्ष्य की वजह से मिस्टर ए को क्या हो गया, डेथ पेनल्टी हो गई और उनको क्या कर दिया गया, हैंग टिल डेथ। तो उस केस में क्या होगा कि जो पनिशमेंट मिलेगी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या रिग्रेस RI मिलेगा, जिसको 10 साल तक की सजा दी जा सकती है, यानी कि LI लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years और प्लस में फाइन रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान देना आपको। और अगर इनोसेंट पर्सन बी देयर बाय कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, अब ये बेचारा तो बिल्कुल ही शरीफ था, ईमानदार आदमी था, तो उस केस में झूठे साक्ष्य देने वाले को डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। अंडरस्टूड। तो ये फॉल्स एविडेंस में कभी कभी पूछ लेता है कि डेथ पेनल्टी का प्रोविजन कहाँ दिया गया, तो 194 में दिया गया है। अब ये तो है कैपिटल पनिशमेंट की बात। कैपिटल के अलावा अगर किसी को आपने लाइफ या कोई नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट दिलवा दी, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि जो सजा रहेगी वो 7 years एंड अपवार्ड रहेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। जैसे इसका इलस्ट्रेशन देखिए, ए गिव्स फॉल्स एविडेंस बिफोर कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटेंडिंग देयरबाय टू कॉज जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ अ डकैती, ताकि जेड को गब्बर सिंह मान लिया जाए। और द पनिशमेंट ऑफ डकैती क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और रिग्रेस है जो कि 10 साल तक की हो सकती है, विद और विदाउट फाइन। तो यहाँ पे जो फॉल्स एविडेंस इन्हें दिया था, एक ही लाइबिलिटी क्या होगी कि हम उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं या इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन दे सकते हैं। अंडरस्टूड। 195A देखिए, आप जब सीआरपीसी पढ़ते हैं ना तो बिल्कुल डिट्टो सेम सेक्शन आपको वहां पढ़ने को मिलता है। 2006 में इसको इंसर्ट किया गया था और यहाँ पे किसी गवाह को धमकी देना है। ठीक है, अब किसी गवाह को कहा जाता है ना, मूवीज में आपने देखा होगा, कल अगर तुम कोर्ट में बयान दिए तो सोच लो फिर तुम्हारा भी परिवार है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी इनोसेंट पर्सन को अगर आप इस तरह से जैसा देते हो कि जिससे कि उसको सजा मिल जाए, रोकते हो देने से, एक्ट और ओमिशन दोनों यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इसको पढ़िएगा, रीड विद CRPC 195A, वहाँ भी सेम नंबर है।
अब 196 क्या है कि मुझे पता लग गया कि एविडेंस फॉल्स है, जो मैंने आपको बताया था कि 1000 रुपए का 1 लाख की भाई पता है ना वहां पे। अब करप्टली कोई यूज करता है या अटेम्प्ट टू यूज करता है उसको जेन्युइन एविडेंस के तौर पे कोर्ट में, तो उसको कहेंगे हम ही गेव फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस, और उसको सेम मैनर में पनिश करेंगे जैसा हम अभी ऊपर कर रहे थे पनिशमेंट। अब आता है इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। अगर कोई साइन करता है या इशू करता है, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट कोई आपको डॉक्यूमेंट इशू करता है, अगर वो क्या कर रहा है, फॉल्स सर्टिफिकेट साइन कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे इसी तरह से पनिश करेंगे जैसे कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया हो। अब उसने सर्टिफिकेट दे दिया, अब वो सर्टिफिकेट किसी को कोई यूज भी करेगा। आपने एक यहाँ पे जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया किसी डॉक्टर से, पहले तो डॉक्टर साहब ने जो साइन किया वो कहाँ बुक होंगे, 197 में, और जो उसको यूज करेगा, यूजिंग इट, ठीक है, उसको पता है ना कि वो कैसा है, तो उस केस में भी उसको हम दोनों को फॉल्स एविडेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे। 199 कहता है कि जहां पे फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस। आप किसी डिक्लेरेशन में ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट देते हो, आप जब देखो, जब आप जाते हो सीपीसी में, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि आपको वहां पे प्लेंट के साथ में एफिडेविट देना होता है, उसको क्या है, कोर्ट यूज करता है साक्ष्यों के तौर पे, और वहां पे आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं। भाई कोर्ट में आपने कोई ऐसा साक्ष्य दिया, स्टेट डिक्लेरेशन दी जहां पे आपने फॉल्स स्टेटमेंट दी है, तो वहां पे आपको पनिश किया जाए जैसे कि आपने फॉल्स एविडेंस ही दिया हो। अब 200 कहता है कि भाई यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन। अब आपको पता था कि वो डिक्लेरेशन फॉल्स है, फिर भी आपने यूज किया। देखिए दे किस तरह से रखा कि पहला सेक्शन बात करता है वो चीज होगी क्या। अब वो पता है आपको कि फैब्रिकेट है, डुप्लीकेट है, रॉन्ग है, फिर भी आप उसको जेन्युइन के तौर पे यूज करते हो, तो क्या पनिशमेंट आपको यहाँ पे होगी। कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ द एविडेंस ऑफेंस और गिविंग फॉल्स टू द स्क्रीन ऑफेंडर। अब देखिए 201 क्या कहता है, 201 क्या कहता है, यहाँ पे मेंस रिया क्या है। इधर देखिए 201 में अगर आप देखेंगे ना, तो व्हाट इज मेंस रिया, यानी कि गिल्टी माइंड क्या है, गिल्टी माइंड टू सेव द एक्यूज्ड। जब आप इस सेक्शन को पूरे से पढ़ेंगे ना, टू सेव एक्यूज, देखिए सेक्शन में बहुत डिटेल में नहीं जा पाएंगे क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे इतना समय मिलेगा नहीं, कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा ये। तो 201 में क्या है कि डिसअपीयरेंस किया, लेकिन यहाँ 3 ग्राउंड बनेंगे। एक है जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट मिलती है, दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, और तीसरा है लेस देन 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट। तो तीनों केसेस को रूल पड़िएगा, यहाँ से एक बार इन पे जरूर नजर मार लीजिएगा। अब 202 कहता है इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। जहां पे किसी व्यक्ति के ऊपर ये दायित्व था कि वो इंफॉर्मेशन दे, लेकिन उसने नहीं दी, ठीक है। अब वहां पे क्या है कि ऑफेंस हो चुका है, अब उसको बाउंड अभी, और वो इंटेंशनली ओमिट करता है कि मैं क्यों बताऊं, तो उसको यहां पनिश किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसको अगर आप सीआरपीसी के सेक्शन से लिंक करना चाहें ना, तो 39 से लिंक कीजिएगा, वहां भी इंफॉर्मेशन देनी होती है ऑफेंसेस की, ठीक है। तो इस तरह से लिंक करके पढ़ेंगे तो चीजें अच्छे समझ में आएंगे आपको। 203 गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अब आपने कह दिया कि जी डकैती हो गई, कहाँ हो गई, वहां हो गई, और वहां कुछ हुआ नहीं था, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया आप। 204 डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। अब एक कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज आपने उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, जला दिया, सारे सबूत जल के राख हो गए, ठीक है, तो वहां पे आपको पनिश किया जा सकता है 2 साल के लिए। अब फॉल्स पर्सोनेशन ऑफ द फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन ए सूट और प्रोसिक्यूशन। अब पर्सोनेट होना क्या है कि किसी दूसरे की जगह, आपने बहुत बार देखा होगा कि पर्सोनेट किया कर दिया भाई, तो उस केस में क्या है आपको 205 में बुक किया जाएगा। अब इसके लिए आपके आगे जो सेक्शन इंपॉर्टेंट, हम सीधे उस पर चलते हैं 211 पे, ठीक है, क्योंकि अभी पूरी आईपीसी पढ़ेंगे तो आप उसमें थोड़ा सा समय नहीं मिल पाएगा आपको। अब 211 क्या कहता है कि फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस, क्या कह रहा है, फॉल्स चार्ज ऑफ द ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर। अब ये देखिए सीधी सी क्या करा, आपने सीआरपीसी पढ़ी है, तो सीआरपीसी में एक सेक्शन आता है 222, उसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, अगर आपने पढ़ा हो तो इलस्ट्रेशन ई पढ़िएगा उसका 220 का। वो आपको इसी के बारे में कह रहा है कि जब कोई किसी को इंजरी कॉज करने के लिए,
ठीक है, वहां क्या करता है, कोई इंस्टीट्यूट अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किसी के ऊपर झूठा मुकदमा करना, एक तरह से किसी को परेशान करने के लिए, इंजरी करने के लिए झूठा मुकदमा, सीपीसी में सेक्शन 95 के साथ पढ़िएगा। ठीक है, तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट। और हार्बर के लिए देखिए क्या है, हार्बर आप कहाँ पढ़ते हैं, 52A में आपका हार्बर पढ़ते हैं आप, हार्बर की पनिशमेंट दी गई है। अब आपको पता है 1942 में 52A को इंसर्ट किया गया था, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, बहुत कम बुक्स में ये चीज आपको मिलेगी। 52A को इंसर्ट किया गया 1942 में, बट किसको हटा के किया गया, उससे पहले क्या डेफिनेशन नहीं थी हार्बर की, थी, वो कहाँ पे थी, 216B में थी। इसको 1942 में हटा दिया गया और इसकी जगह पे 52A डाल दिया गया। 136 में भी आप हार्बर पढ़ते हैं, तो हार्बर के सारे सेक्शंस को एक साथ पढ़िएगा। ठीक है, 212 रीड विद 216। ठीक है, ये जरूर देखिए, 216 अगर देख लीजिए आप। हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी, जो कि कस्टडी से भाग गया है, और एप्रीहेंशन हैज टू बी ऑर्डर्ड। तो ऐसे किसी व्यक्ति को, अच्छा किसको दिया गया है प्रिविलेज हार्बर में, हस्बैंड और वाइफ को दिया गया। ये भी क्वेश्चन बनता है बहुत बार कि किसको दिया गया है, हस्बैंड और वाइफ को दिया गया है। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए जहां कहीं भी आपको और वाले प्रोविजन मिलते हैं ना, और मिलता है आपको बहुत जगह लिखा हुआ, तो वहां ध्यान दीजिएगा कि और का मतलब होता है कि वो दो सेपरेट प्रोविजंस की बात कर रहा है। 216 BC की बात करता है। अगर आपने रॉबर्स और डकैत्स को क्या दे दिया, हार्बर दे दिया, तो उस केस में पनिशमेंट आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। मैंने आपको बताया था 216B हार्बर की इसमें डेफिनेशन होती थी, जिसको क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया 1942 में। अब आप यहाँ पे ना लिख लीजिएगा कि रीड विद 52A, और 52A पे लिखिए रीड विद 216B, ताकि देखिए जब कोरिलेशन बनता है तो माइंड उन चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद रखता है। चलिए 218 पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट। आपने देखा होगा, आपने भी क्या किया है, किसी पुलिस वाले के साथ मिलजुल के क्या कर दिया, पुलिस रिपोर्ट गलत बनवा दी। ठीक है, उसको बचाना चाह रहा है, तो उस केस में यहाँ पे उसको बुक कर दिया जाएगा। उसके बाद 219 कहता है पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब 219 में क्या है कि देखिए अगर कोई जज साहब, कोई आपके जुडिशियल ऑफिसर क्या करते हैं भाई, किस करप्टली किसी को कोई रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, हालांकि जुडिशरी में ऐसा बहुत कम होने को देखने को मिलता है, बिकॉज जुडिशियल ऑफिसर्स आर मच मोर ऑनेस्ट इन कंपैरिजन टू अदर्स। Whoever being a public servant corruptly maliciously makes or pronounce in any stage of a judicial proceeding कोई रिपोर्ट, ऑर्डर, वर्डिक्ट और डिसीजन, अब जो उसको भी पता है कि ये कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, तो उसको पनिश किया जा सकता है, विच में एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन। अच्छा बताइए, जजेस को अरेस्ट कैसे किया जाता है, क्या डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं? नहीं। दिल्ली बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का एक केस है जहां पे गाइडलाइंस इशू की गई थी कि जजेस को किस तरह से अरेस्ट कर सकते हैं। कल इस पे हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। अब सीधे आप 221 पे आ जाइए। 221 क्या कहता है कि इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। टोटल 4 कंडीशन यहाँ दी गई है। ठीक है, पहले में क्या है कि अटेम्प्टिंग टू एस्केप है। दूसरे में क्या दिया गया है कि देखिए यहाँ पे भाई पनिशमेंट जो है कितनी है, 7 साल तक बढ़ाई जा सकती थी। कोई ऐसा ऑफेंस है जो पनिशेबल है डेथ से। अब तीसरी कंडीशन में 3 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फोर्थ कंडीशन में देखेंगे 2 years और लेस देन कितना 10 years। इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। अब उसके बाद आ जाइए 222 इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड पर्सन। भैया आपका काम था उसको पकड़ के रखना, लेकिन आपने नहीं रखा है, आपने नहीं रखा है, तो इसलिए यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा। 223 जेल से भाग गया। ठीक है, क्यों भाग, क्योंकि नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट। किसका नेग्लिजेंट था, पब्लिक सर्वेंट। नेग्लिजेंट क्या आईपीसी में कहीं डिफाइन किया गया है, कहीं पे भी नहीं, कहीं नहीं किया गया है। तो नेग्लिजेंटली कैसे पता लगेगा, नेग्लिजेंटली
एक्चुअली आप टॉर्ट्स जब आप पढ़ते हैं तो टॉर्ट्स में नेग्लिजेंट को डिफाइन किया गया है, यहाँ पे कहीं डिफाइन नहीं है, इतना आप ध्यान रखिएगा। 224 में क्या है कि रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय ए पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन, पुलिस किसी को पकड़ने गई और वो क्या किया, पुलिस वाले के साथ हाथापाई करने लगा कि नहीं मैं नहीं अरेस्ट होगा, मैं जेल नहीं जाऊंगा, तो उस पर भी कहते हैं ना कि पुलिस वाले को उसके काम में बाधा डालने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो 224 में गिरफ्तार किया जाता है। 225 रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू द लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ द अनदर पर्सन। उसके बाद 225A को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इसको इंसर्ट किया गया था 1886 के अंदर। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसको मैं कंप्लीट हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यूपीएपीओ के लिए आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे सिर्फ पूछेगा एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो यही पूछेगा कि डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम इन सर्टेन ऑफेंसेस, ठीक है, तो कहाँ दी गई है, 1983 में इसको इंसर्ट किया गया था। 1983 में और कौन सा इंसर्ट हुआ था, हमारा चैप्टर 20A 498A के साथ में, ठीक है, उसको भी इंसर्ट किया 1983 में ही। अगर कोई ऐसे अपराध, इसमें हालांकि 2013 में भी डाला गया, 18 में भी इसमें अमेंडमेंट डाली गई कि देखिए महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध, यानी स्पेशली रेप के जो केसेस हैं। अभी यूथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये केस लिखिए, नोट कीजिए इस केस को, यूथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, FIR को आपको ऑनलाइन करना है। आप देखेंगे तो हर एक पुलिस स्टेशन में FIR ऑनलाइन करनी होती है, लेकिन उसकी एक्सेप्शन है कि इस तरह की FIR जो किसी विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करती है उन्हें ऑनलाइन नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे टाइम लिमिट क्या दी गई यूथ बार काउंसिल वाले केस के अंदर, लिख लीजिएगा 24 आवर्स जो प्लेन एरियाज है, 48 आवर्स जहां पे थोड़ा सा रिमोट एरिया है, और एट एनी वेयर, अब आप बोलो पहाड़ों में है कहीं भी, अभी 72 घंटे के अंदर तो उसको ऑनलाइन करना ही करना है। ये भी आपसे इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो डिटेल क्लासेस में हालांकि इस पर बहुत गहरा डिस्कशन होता है, बहुत अच्छा केस है, इसको पढ़िएगा जरूर। अब 229 इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, 229A को एक बार अगर आप देख सकते हैं, ये यहाँ से हालांकि क्वेश्चन बनने कम चांसेस हैं। जो क्वेश्चन बनेगा ना वैसे इस पूरे चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर हो गया आपका, उसमें 191 से लेकर के 205 तक और 228A, यही एक ज़्यादा चांसेस है एमसीक्यू के। हालांकि एक बार पूरा पढ़ेंगे तो आपको एलिमिनेशन में फ़ायदा मिलेगा। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 12 जो किसकी बात करता है, ऑफेंस रिलेटिंग टू क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, ठीक है। क्वाइंस के जो केसेस मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 230 से लेकर के 254 तक, और 255 से लेकर के 263 तक आपको स्टैंप के प्रोविजंस मिलेंगे, यानी कि दो पार्ट में चैप्टर डिवाइड हो गया है, अंडरस्टूड। अब क्वाइन को देखिए क्या है, जो 230 है वो डेफिनेशन देता है क्वाइन और इंडियन क्वाइन दोनों की। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको 3-4 क्वाइन लिख के देगा और उसमें एक लिखा होगा फर्रुखाबाद रुपी। ये क्वेश्चन अब मैनी टाइम्स, सो मैनी टाइम्स, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि फर्रुखाबाद रुपी भी क्वाइन, इंडियन क्वाइन की डेफिनेशन में आता है, इसको प्लीज याद रखिएगा। इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आएगा। अब 230 देता है डेफिनेशन, 231 भी डेफिनेशन देता है, लेकिन किसकी डेफिनेशन देता है, काउंटरफिटिंग क्वाइन। जो काउंटरफिट को आप कहां पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 28 में, ठीक है भाई। उसका बिल्कुल हूबहू नकली चीज बना देना, जाली चीज बना देना। जो काउंटरफिट करता है, ठीक है, ऐसे प्रोसेस करता तो उसको पनिश किया जाएगा। कैसी पनिशमेंट से, 7 ईयर्स। भाई हालांकि आजकल कोई सिक्के बनाता नहीं है, देखिए ये 2-2, 4-4 रुपए के सिक्के अब कौन बनाएगा। अब ये समय चला गया, पहले जब सिक्कों की वैल्यू हुआ करती थी, ये तब की बात है। देखिए 230 ने आपको क्या किया, 230 ने बताया आपको कि क्वाइन क्या होगा और इंडियन क्वाइन क्या होगा, दोनों की डेफिनेशन दे दी। अब 231 कह रहा है कि क्वाइन का काउंटरफिट, और 232 कह रहा है आपका इंडियन क्वाइन का काउंटरफिट। अब 233 और 34 क्या बात करेंगे कि ठीक है, 233 कह रहा है कि काउंटरफिटिंग ऑफ क्वाइन के लिए इंस्ट्रूमेंट को बनाना या सेल करना, और इंडियन क्वाइन के लिए 234। बिल्कुल एक सीरीज बनेगी, एक क्वाइन एक इंडियन क्वाइन, एक क्वाइन एक इंडियन क्वाइन। अपने माइंड में एक पिक्चर बनाते हुए चलेंगे ना तो बहुत इजी रहने वाला है।
अब पोजेशन है उस इंस्ट्रूमेंट का, पहले उसका मेकिंग और सेलिंग था, फिर उसका पोजेशन आ गया, उसके बाद क्या, अबेटिंग इन इंडिया द काउंटरफिट आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन्स, भाई इंडिया से बाहर से कोई अबेट करता है उस केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो उस केस में 237 है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इंडियन कॉइन, देखिए पहला कॉइन का है, फिर दूसरा आपका इंडियन कॉइन का है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ कॉइन पोजेस्ड विद नॉलेज दैट इट इज काउंटरफिट, आपको पता है कि वो नकली है फिर भी उसकी डिलीवरी की जा रही है। इंडियन कॉइन की डिलीवरी, अगर आप इसको बाइफरकेट करेंगे सेक्शन आधे हो जाते हैं, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको लिए हम सीधे स्टाम्प के ऊपर चलेंगे, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको बता दें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका फर्रुखाबाद वाला है वो एक ज़्यादा एमसीक्यू बनता है। डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है कि देखिए इंडियन कॉइन को कहाँ डिफाइन किया गया है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 230 से शुरू हो रहा है तो 231 में होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए 230 में डेफिनेशन दी गई है। काउंटरफिटिंग ऑफ इंडियन कॉइन 232 में दिया गया है, बस इतना हो जाएगा तो बहुत आपके लिए। अब आता है गवर्नमेंट स्टैम्प्स, भाई गवर्नमेंट स्टैम्प का स्टैम्प केस तो सभी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब कोई गवर्नमेंट के स्टैम्प बनाता है डुप्लीकेट तो उस केस में क्या क्या होगा, तो भाई यहाँ पर लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है, ठीक है, या 10 साल तक की सजा और यहाँ पे जुर्माना, ये आपको यहाँ पे मिल सकता है। इसको आप देखिए इसमें क्यों कि ये चीज़ें देखिए क्या है कि अभी ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ अभी चल रही है साथ साथ में, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। अच्छा कौन सा केस था ये जो आप पता है ना 20,000 करोड़, इंटरेस्टिंग बनाते हैं थोड़ा सा, 20,000 करोड़, भाई देखो मुझे तो करोड़ लिखा भी नहीं जा रहा, करोड़ बहुत बड़ी रकम है और टीचिंग में करोड़ों रुपए तो बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब 20,000 करोड़ रुपए कौन सा केस था, कमेंट में बता सकता है आप में से कोई? जी हाँ, अब्दुल करीम तेलगी, क्या नाम था उस बंदे का, अब्दुल करीम तेलगी, इसका ये केस था 2003 का केस था। इस बंदे ने अराउंड सोचिए 20,000 करोड़ रुपए के स्टैम्प्स घोटाला किया था तब। इसका बताते हैं कि एक दिन का जो ये खर्चा करता था ना वो अराउंड 90 लाख रुपीस के आसपास था। सोचिए कितनी अय्यासी की लाइफ थी, लेकिन वही है कि लास्ट में जेल में इसकी मौत भी हो गई थी। गलत काम करने का देखिए नतीजा तो गलत मिलता ही है, ठीक है। तो अब क्या है कि पहला बताता है डेफिनेशन की काउंटरफिटिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टैम्प क्या होगा, अगर आपके पोजेशन में कोई इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल मिला जिससे काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टैम्प बन सकते हैं तो क्या होगा। मेकिंग और सेलिंग ऑफ आपका इंस्ट्रूमेंट, सेल ऑफ द काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टैम्प, 257 कह रहा है इंस्ट्रूमेंट की सेल, 258 कह रहा है आपने गवर्नमेंट स्टैम्प बना लिए नकली और वो बेचे जा रहे हैं या किसी के पोजेशन में मिल जाते हैं, ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे और ज़्यादा नहीं है, 263A को एक बार देख लीजिएगा, प्रोहिबिशन ऑफ द फिक्टिशियस स्टैम्प को, ठीक है। उसके अलावा इस चैप्टर में और बहुत ज़्यादा देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड। अब चैप्टर 13 बात करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मीजर्स। देखिए वेट्स एंड मीजर वाले में कुछ नहीं दिया गया है, 4 ही सेक्शन है, 264 से लेकर के 267 तक ये बात करता है। उसके देखिए इसमें है क्या, एक वर्ड यूज होता है फ्रॉडुलेंटली। अब फ्रॉडुलेंटली कौन करता है, फ्रॉडुलेंटली कहाँ डिफाइन है पहले तो ये बताइए। आईपीसी के सेक्शन नंबर 25 में आप पहले डिसऑनेस्ट होते हैं, 24 में, 25 में आप फ्रॉड करते हैं। फ्रॉडुलेंटली क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को फॉर वेइंग, अब आपको पता है नोइंग इट टू बी फॉल्स, क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉल्स इंस्ट्रूमेंट। पहले सेक्शन में आपका तराजू इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग वो फॉल्स है, दूसरे में जो आपके बट्टे हैं जिससे आप तोलते हैं ना, जो आपके वेट्स हैं वो फॉल्स है वहां पे। तीसरा है कि वो आपके पोजीशन में मिलते हैं। चौथा है मेकिंग और सेलिंग द फॉल्स वेट और मीजर्स। बस 4 ही सेक्शन बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका इंस्पेक्शन कहाँ होता है, इसको लिख लीजिएगा, रीड विद CRPC 153। उसके साथ पढ़ेंगे तो पुलिस वाला वहाँ पे कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है किसी वेट्स और मेजर का। पावर ऑफ द पुलिस, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस जो है ना वहाँ पे आपको ही मिलेगा जाके, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ 267 है जो कि कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, ठीक है। बाकी सारे के सारे यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल है,
ये सारे के सारे केसेस नॉन कॉग्निजेबल है। दिस इज द ओनली केस विच इज कॉग्निजेबल। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी और मोरल। ये आपका 268 से लेकर के 294A तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 268 से 294A तक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। ये पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड बात करता है। सबसे पहले तो पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है कि कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो रिमेंबर 268 पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है। अब 269 है नेग्लिजेंट एक्ट टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, जैसे अभी कोविड वाले में था। मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू सेपरेट, देखिए दोनों चीजों में, एक में नेग्लिजेंट एक्ट है, एक में मैलिग्नेंट एक्ट है आपका। अब 271 कोरोना में है, तो इसके बारे में तो मेरे ख्याल से सभी को जानना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है भी। वैसे पूछा जा सकता है कि क्वारंटीन रूल के लिए अगर कोई करता है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और एक चीज 269 को हमेशा पढ़िएगा, रीड विद 279, ये छोटी छोटी चीजें ना पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर आपने एक बार मोटे तौर पे इसको पढ़ लिया ना, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको देखिए पढ़ने का तरीका होता है कि पहले 269 को पढ़िए, फिर 270 को पढ़िए, फिर 271 को पढ़िए, ठीक है, रीड विद 279, तो आपको चीजें समझ में आ जाए। अब आता है देखिए, आपका सबसे पहले पब्लिक न्यूसेंस डिफाइन हो गया है, एक सेक्शन। उसके बाद देखिए डिजीज से रिलेटेड 3 सेक्शन है। कितने हैं? डिजीज से रिलेटेड 3 सेक्शंस। अब अडल्ट्रेशन ऑफ फूड से लेकर के 272 से लेकर के 278 तक है ड्रग्स, फूड और वाटर से रिलेटेड। अगर कोई खाने में कुछ मिलाता है और ड्रिंक में मिलाता है तो 272 में, नॉक्सियस फूड और ड्रिंक बेचता है 273, 2 किसके आगे? फूड के, और इसमें 2 है ड्रग्स के, अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग और सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स 274-75, सेल ऑफ ड्रग एज डिफरेंट ड्रग प्रिपरेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू पहले पूछा जा चुका है आपके यूपीएपीओ में ही, 277, ठीक है, कि फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वेयर भी, जहां पे पानी को पोल्यूटेड करता है तो जुर्माना कितना है, तो ये याद रखिएगा 500 रुपीज, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 महीने की सजा है और 500 रुपीज है। मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस, जहां हवा को आप खराब कर देते हो, ठीक है, तो देखिएगा पानी, ड्रग से, फूड से और हवा से रिलेटेड हो गए 272 से 278। अब बात करता है ड्राइविंग की, 279 रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन द पब्लिक वे। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर कोई रैश ड्राइविंग करता है तो उस पर 279 लगेगा। 280 आपका वेसल की बात कर रहा है, पानी में। उसके बाद ये भी आपका सी से रिलेटेड बात करता है, ओवरलोडेड वेसल, ये भी सी से रिलेटेड बात करता है, ये भी सी से रिलेटेड बात करता है। नेग्लिजेंट कंडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंस, भाई कोई पॉइजनस सब्सटेंस है, उसके चक्कर में कोई नेग्लिजेंट कंडक्ट हो गया तो उसके बारे में यहाँ पे बताता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है। देखिए अब इसको 284 से लेकर के ना 289 तक आपको याद रखना है। आप देखेंगे तो 284 जो किसकी बात करता है, वो पॉइजनस चीजों की बात करता है। अब 285 किसके बारे में बात करता है, ये फायर के बारे में बात करता है। ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को लिख लीजिएगा। देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे अपने 284, 285, 286, 288, 289, इस पे जो वर्ड है वो क्या है आपका? पॉइजनस, फायर, ठीक है। 286 एक्सप्लोसिव, 288 मशीनरी और 289 आपका आ जाएगा एनिमल्स। अब ये सारे काम अगर नेग्लिजेंटली होते हैं, कैसे होते हैं? नेग्लिजेंटली होते हैं। पॉइजनस है 284 में, 285 में फायर है, 286 में एक्सप्लोसिव है, 288 में मशीनरी है, 289 में एनिमल है। यानी कि पॉइजनस फायर से एक्सप्लोसिव मशीन में एक एनिमल नेग्लिजेंटली मारा गया। पॉइजनस फायर में एक्सप्लोसिव मशीन के अंदर एक एनिमल नेग्लिजेंटली मारा गया। 284, 85, 86, 88, 89 किल,
बस इस चीज को आप अपनी कोई भी एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया इसको फॉलो कर सकते हैं और 289 तक का मैटर आपका क्लियर हो गया। फिर आता है 292, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिकलिन टेस्ट के बारे में। हिकलिन टेस्ट कहां से दिया गया है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला एमसीक्यू ये बनता है, ठीक है, सेल करता है। अब 293 में क्या है, एज रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, यंग पर्सन। तो यंग पर्सन की एज कितनी दी गई है, आपसे क्या पूछेगा कि यंग पर्सन की जो एज कितनी दी गई है, यहाँ पे दी गई है 20 ईयर्स। कितनी दी गई है, whoever sell lets to hire distribute under the age of 20 years। कोई ऑब्सीन ऑब्जेक्ट अगर वो देता है तो। उसके बाद 294A लॉटरी ऑफिस को, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। हालांकि ये भी क्वेश्चन अब तक बहुत कम ही पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है। और हिकलिन टेस्ट का केस भी याद रखिएगा, आर वर्सेस हिकलिन, आर वर्सेस हिकलिन, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये कब डाला गया था, 1870 के अंदर डाला गया था, 1870 में इंसर्ट किया गया था। चैप्टर नंबर 14 भी हो गया। अभी 15 पे आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर आपका बात करता है चैप्टर नंबर 15, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके रहते हैं। देखिए 295 क्या कहता है, इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझना है आपको। जब किसी चीज को डिस्ट्रॉय, डैमेज या फिर डिफाइल, किसको, किसी एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, इनको क्या करता है कोई, विद द इंटेंशन टू इंसल्ट। इंटेंशन क्या है यहाँ पे, इंसल्ट करने की, यानी कि इंसल्ट करने के लिए किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को क्या करे कोई, डिफाइल कर देता है, डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो सेक्शन 295 में बुक होगा। और सजा क्या होगी यहाँ पे, 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों। फिर 295A ये 1927 में ऐड किया गया था। कब क्या ऐड किया गया था, 1927 के अंदर। अब ये क्यों ऐड हो रहा, उस टाइम पर भी एक कोई कार्टून या कोई पैम्पलेट ऐसा छापा गया था और उसके अगेंस्ट में काफी रिलीजियस राइट्स हुए थे, तब इसको इसमें इंसर्ट किया गया था। ये आज की सीरीज में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो सिनेरियो चल रहा है इंडिया में उसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कहता क्या है कि डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। देखो डेलिब्रेट क्या होता है ना, सोचा समझा हुआ, और मैलिशियस क्या होता है, जो किसी दुर्भावना से भरा हुआ। ऐसा कोई एक्ट जो कि सोचा समझा और दुर्भावना से भरा हुआ है, वैसा एक्ट विद द इंटेंशन, क्या इंटेंशन है कि आउटरेज रिलीजियस फीलिंग, किसी की रिलीजियस फीलिंग को आउटरेज करना। किसकी, एनी क्लास ऑफ इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया। सिर्फ ये इंडिया के लिए, बाहर वालों के लिए ऐसा कहा तो लागू नहीं होगा। कैसे हो सकता है, वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज। इंसल्ट करता है, अटेम्प्ट टू इंसल्ट करता है उस रिलीजन की, तो उसको 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक क्वेश्चन आपका कब इंसर्ट हुआ और 295 किससे डील करता है। 296 क्या है कि किसी रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब करते हो तो 295 में बुक हो जाएंगे। 297 ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसको किसके साथ पढ़ना है आपको मैं ये बताऊंगा आपको, सेक्शन 404 मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। किसी मरे हुए इंसान के भाई कोई अंगूठी, घड़ी या उसकी प्रॉपर्टी को उसके लीगल हेयर आने से पहले कोई अपने यूज के लिए रख लेता है तो क्या होता है, वो क्रिमिनल। अब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहां पे, सेक्शन 404 में। वैसे ये ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस, कोई भी ऐसी इंटेंशन के साथ कि मैं किसी की फीलिंग को क्या करूंगा, वाउंड करूंगा, जख्मी कर दूंगा किसी भी व्यक्ति की, इंसल्ट करना है उसके रिलीजन का, ठीक है। और नॉलेज क्या है यहाँ पे कि मुझे नॉलेज है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उस व्यक्ति की भावनाएं आहत होंगी, और तो क्या करूंगा उस टाइम पे, मैं उसके लिए ट्रेसपास कमिट कर देता हूं किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप से, और प्लेस ऑफ स्पल्चर और प्लेस सेट अपार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूनरल राइट्स। यहां प्लेस ऑफ वर्शिप भी आ गया, प्लेस ऑफ स्पल्चर भी आ गया, और आपका शमशान भूमि भी यहां पे आ गई है।
ठीक है, तो ये सेक्शन आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 298 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा। किसी को ऐसे शब्द कहना, uttering the words to deliberate wound the religious feeling. Now the most important chapter, अगर आपने देखिए मैं आईपीसी एक चीज बताता हूँ आपको, अगर आपके पास कम समय हो ना तब तो चैप्टर 1 से लेकर के 5A तक पढ़ लो, चैप्टर 16 पढ़ लो, 17 पढ़ लो और 23 पढ़ लो। अगर ये चैप्टर्स आपने कवर कर लिए ना तो भी आप अराउंड 50% से ज्यादा आईपीसी आपकी कवर हो जाती है सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स में। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सारे के सारे। तो जो ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ये कहां से कहां डील करता है, 299 से 377 तक। कैसे कैसे ऑफेंस यहाँ पे दिए गए हैं देखिए, 299 से लेकर के 311 तक आपकी ह्यूमन बॉडी को डायरेक्ट जो इफेक्ट करते हैं। 312 से लेकर के 318 तक मिसकैरेज ऑफ चाइल्ड। 319 से लेकर 338 तक हार्ट और ग्रीवियस हर्ट। 330 सेक्शन के जो अलग अलग चैप्टर्स के अंदर के पार्ट्स हैं उनकी भी एक लिस्ट आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई होप इसमें तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताऊं जिससे कि, हालांकि यूपी एडीपी के लिए आपको सिर्फ इंडेक्स बेस चाहिए, फिर भी देखिए 299 में 299 कल्पेबल होमिसाइड और 300 आपका किससे बात करता है, मर्डर की बात कर रहा है। अब आपको देखो डिफरेंस पता करना होता है ना, तो जब कोई इंटेंशन होती है आपकी टू कॉज द डेथ, वो आपका कल्पेबल होमिसाइड में भी आता है और मर्डर में भी आता है। यानी कि जो 299 का पहला इंग्रेडिएंट है वो 300 का भी पहला है। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है क्या है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, यानी कि ऐसी बॉडीली इंजरी पहुंचाना विच आर लाइकली टू कॉज डेथ, ये भी उसका यहां पे है। लेकिन मर्डर में क्या हो जाता है, सफिशिएंट टू कॉज डेथ हो जाता है। तीसरा आपका नॉलेज है, ठीक है, यहां नॉलेज क्या है, लाइकली टू कॉज डेथ है। मर्डर में थर्ड इंटेंशन भी आती है कि बॉडीली इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ, और फोर्थ वहां पे नॉलेज आती है। यानी कि यहां 2 इंटेंशन है, यहां 3 इंटेंशन है। इंटेंशन की डिग्री यहां पे चेंज होती है। तो अभी आप इतना याद रखिए कि कल्पेबल होमिसाइड 299 में है, 300 में मर्डर है। मर्डर के अंदर 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं। कितने एक्सेप्शन दिए गए हैं, 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं। ये 5 एक्सेप्शन कैसे याद करेंगे, देखिए 5 एक्सेप्शन को याद करने का तरीका बताता हूं आपको। सबसे पहली एक्सेप्शन क्या है, प्रोवोकेशन पे, प्रोवोकेशन, केएम नानावती केस, साथ साथ केस भी लिखिए। सेकंड क्या आता है कि जहां पे जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी पावर को एक्सटेंड कर देता है, पब्लिक सर्वेंट एक्सटेंड हिज पावर। थर्ड यहां पे आता है जहां प्राइवेट डिफेंस आप एक्सेस यूज कर लेते हो। फोर्थ आपका आता है यहां पे कि जहां पे क्या है, पैशनेट फाइट, हीट ऑफ पैशन में, हीट ऑफ पैशन में जो फाइट हो जाती है। और फिफ्थ आपका आता है कंसेंट, कोई 18 साल से ऊपर का बंदा कंसेंट देता है। कहां से कहां डील करते हैं हम, 87 से 92 ऑफ आईपीसी में हम कंसेंट के बारे में डील करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए जरूरी हो जाती है। ये अगर आपको पता नहीं, 5 एक्सेप्शन ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है देखो, जब 299 है तो इसकी पनिशमेंट कहां दी गई, 304 में। 304 में 2 पनिशमेंट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और 300 की पनिशमेंट कहां दी गई है, 302 में। 301 क्या है कि आप मारने गए थे, एक्स को मार दिया आपने धोखे से वाई को। ट्रांसफर ऑफ मैलाइस, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, जिसको मारना चाहते तो उसको नहीं मारा, किसी और को मार दिया, 301 लग जाएगी। पनिशमेंट ऑफ मर्डर, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अब आप एक काम कीजिए, जब भी आप फ्री हो ना तो आईपीसी में डेथ पेनल्टी कहां कहां पे, इसका एक चार्ट बनाइएगा, आपके लिए बहुत काम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पनिशमेंट ऑफ मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। ये जो है, हालांकि मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, तो इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका केस मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
इसमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है कि कोई लाइफ कन्विक्ट करता है तो उसको डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। अब 304 कहता है कि इसमें 2 पार्ट बताए गए। देखिए 304 कौन से 2 पार्ट की बात करता है? कल्पेबल होमिसाइड में हमने कहा था कि 2 तरह के इंटेंशन है, उन दोनों इंटेंशन को अलग अलग तरीके से यहाँ पे पनिश किया गया है। अब वो कैसे किया गया हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहली चीज क्या कहता है यहाँ पे ये कि जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको बताता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल सकती है, LI मिल सकती है, या फिर अप टू 10 ईयर्स तक की। और जो पार्ट 2 है वहां पे 10 ईयर्स तक है, यानी कि ये थोड़ा सा ग्रेव नेचर है, ये लेस ग्रेव है। 304A किसके बारे में बात करता है? 304A आपको कहता है कि किसका कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस से कोई एक्सीडेंटल डेथ कर देता है। पहली बात तो याद रखना कि इट इज नॉट अ काइंड ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, क्योंकि नेग्लिजेंस से डेथ हो रही है। जितनी डेथ में एक्सीडेंट होती है, नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। अब यहाँ पे क्या है, कितने मिल सकती है? 2 साल तक की सजा मिल सकती है। 304B इंसर्ट कब किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, 1870 में इसको इंसर्ट किया गया था, और 304B को 1986 में इंसर्ट किया गया था। डॉवरी डेथ, दहेज प्रथा के खिलाफ, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सजा देखिए कि जो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस विद इन 7 years ऑफ मैरिज, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उससे पहले वो क्रूएलिटी जो है हरासमेंट से होनी चाहिए बाय हस्बैंड और देयर रिलेटिव्स, ठीक है। तो जो भी ऐसा डेथ कॉज करता है उसकी इंप्रिजनमेंट क्या होगी? नॉट लेस देन बट एक्सटेंड टू अ लाइफ इंप्रिजन, कम से कम 7 साल, मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 7 साल की है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी पनिशमेंट ज्यादा याद करने की कोशिश मत कीजिए, जहां पे कोई स्पेशल दी गई उन्हीं को याद करना है। 305 अबैटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन। 306 अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। 7 अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट, हालांकि इसको मिट्टू सिंह के केस में क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। 308 क्या है? अटेम्प्ट टू कमिट दी कल्पेबल होमिसाइड और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। ऐसा ऑफेंस जिसके कमीशन के बाद उसको पनिश नहीं कर सकते हम, जिसके अटेम्प्ट में ही खाली उसको पनिश किया जा सकता है। अगर ये अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाता, कमीशन ऑफ ऑफेंस हो जाता, तो हम उसको पनिश नहीं कर सकते थे। अरे किसी ने सुसाइड कर ली तो मर गया, उसको कहां से पनिश करेंगे आप? तो यहाँ पे सिर्फ अटेम्प्ट ही इकलौता ऐसा ऑफेंस है, अटेम्प्ट टू सुसाइड, जो अटेम्प्ट ही होता है, ठग और उसकी पनिशमेंट, ठीक है। अब आगे कॉजिंग मिसकैरेज। सबसे पहला क्या है? कॉजिंग मिसकैरेज, जहां पे वुमेन की कंसेंट ली जाती है। पहले में क्या है कि महिला की कंसेंट के साथ किया जा रहा है, 313 में वुमेन की कंसेंट नहीं है। अब 14 में क्या है कि ठीक है भाई, आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाए, ठीक है, आपने भी उसको धक्का दे दिया या कुछ ऐसा एक्ट जिससे कि बच्चा मिसकैरेज हो जाए। एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव, या आपने कुछ ऐसा खिलाया पिलाया, कुछ ऐसा किया जिससे बच्चा पैदा ही ना हो, मतलब जिंदा पैदा ना हो। 316 है कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड, बच्चा जस्ट पैदा हुआ, भ्रूण हत्या। ये सेव गर्ल का जो कॉन्सेप्ट है उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। 317 है कि जब 12 साल से कम आयु के बच्चे को भूख को उसमें आपने छोड़ दिया बाहर। और 318 है कि आपने बर्थ ऑफ द बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, आपने लड़की के फादर ने लड़की को बताया ही नहीं कि बच्चा पैदा हुआ है, अनमैरिड थी, और उसको क्या कर दिया? डिस्पोज कर दिया, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है आपका हर्ट। हर्ट देखिए 319 में हर्ट है, 320 में ग्रीवियस हर्ट है। ग्रीवियस हर्ट 8 तरह की होती है। एमसीक्यू कहां से बनेगा? एमसीक्यू जहां से बनेगा वो बनेगा सिर्फ आपका 20 डेज, यानी कि सीवियर बॉडीली पेन अगर 20 दिन तक है, वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 19 डेज तक बंदा पेन में रहा, तो क्या होगा? ग्रीवियस हर्ट की हर्ट, तो यहाँ पे हर्ट कॉज होगी, ना कि ग्रीवियस हर्ट, क्योंकि 20 दिन होना जरूरी है। उसके बाद 321 322 दोनों डेफिनेशन बेस्ड बात करते हैं। 23 कहता है कि पनिशमेंट, और 324 भी किस चीज के साथ? वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट, VCH कर दिया किसी ने तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? 1000 रुपए तक का जुर्माना। अब भाई डेंजरस वेपन के साथ VCH कर दिया, 324 में कवर हो जाएगा। 325 ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दी। ग्रीवियस हर्ट कैसे पता लगेगी? सेक्शन 320 में। 320 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 326 में डेंजरस वेपन, देखिए जो 323 में था हर्ट के लिए, वह ग्रीवियस हर्ट के लिए है।
जो यहाँ हर्ट के लिए था वो 326 में ग्रीवियस हर्ट के लिए। ये सेक्शन बिल्कुल एक सीरीज में चलते हैं। नाउ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 326A और B। 326 क्या है, जहां पे एसिड अटैक कर दिया जाता है, और B क्या है, जहां पे अटेम्प्ट किया जाता है, सिर्फ थ्रो किया जाता है एसिड, लेकिन कमीशन नहीं हो पाता ऑफेंस का, उन दोनों केसेस में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि कब इंसर्ट किया गया था, 2013 की अमेंडमेंट में इनको इंसर्ट किया गया था। लक्ष्मी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, केस लिख लीजिएगा, लक्ष्मी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, पढ़िएगा इस वीरांगना के केस को। 327 किसके बारे में बात कर रहा है, 327 कहता है वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट टू। देखिए 27 और 29 एक्सपोर्ट प्रॉपर्टी, ऐसे याद कीजिए, 27 29, 28 पॉइजन का है बीच में। उसके बाद 30 एक्सटॉर्ट कन्फेशन और 31 एक्सटॉर्ट कन्फेशन, एक में हर्ट दूसरे में ग्रीवियस हर्ट। 32 में डेटर पब्लिक सर्वेंट, 32 33, 34 35 प्रोवोकेशन पे, 36 कोई ऐसा एक्ट जो इंडेंजर करता है किसी, ये एक डेफिनेशन क्लॉज है। और 37 क्या है, हर्ट कॉज करते हैं, 38 में ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं। बस इतना सा यहाँ पे दिया गया है। अब आता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। देखिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से आप क्या समझते हैं कि जहां पे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको नहीं जाने दिया जाता है। कन्फाइनमेंट क्या होता है कि आपको किसी चार दीवारी के बीच में बंद कर दिया जाता है, यानी आप किसी भी तरफ मूव नहीं कर सकते। आप जा रहे थे नॉर्थ से साउथ, बंदे ने बोला कि आप आगे नहीं जा सकते, आप दूसरी गली से घूम के जाइए, पीछे से रास्ता वहां से जाइए, पर यहां से नहीं जा सकते। दैट इज, अगर वो आपको इलीगली रोक रहा है तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो जाएगा। लेकिन कोई आपके कनपटे पिस्टल रख के आपको बिठा दे कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तो दैट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आ जाएगा। या कोई किसी रूम में आपको बंद कर दे। 341 में इसकी पनिशमेंट है, 42 में कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट है। अब देखिए 343 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो कितना है 3 और मोर डेज। 344 ठीक है, यहाँ पे 10 और मोर डेज। 3 + 4 + 4 11, 10 और मोर, 10 से 11 हो गया, 10 और मोर, 10 से ज्यादा है तो 10 और मोर। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पर्सन हुज लिबरेशन रिट, 45 में जिसकी रिट इशू हो चुकी है, हैबियस कॉर्पस की रिट, आर्टिकल 32 में। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट, सीक्रेट में किसी को कन्फाइन किया है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी हम पहले कहां पढ़ रहे थे, 327 और 329 में, ठीक है। वो देखिए यहाँ पे इसको रीड भी 327 और 329, 27 में हर्ट कर रहे थे या 329 में आपको क्या कर रहे थे, हम ग्रीवियस हर्ट कर रहे थे। और 348 है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, कन्फेशन वहां पे हम कहां कर रहे थे, 330 में और 331 में। 332 और 333 में क्या कर रहे थे, हम पब्लिक ऑफिसर को, पब्लिक सर्वेंट को डेटर कर रहे थे। और 334 और 335 में प्रोवोकेशन पे कर रहे थे। देखिए बस इस तरह से आप लिंक करेंगे तो पीछे के सेक्शन भी आपको याद होते जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। 349 सिर्फ फोर्स को डिफाइन करता है, किसी चीज को आपने मोशन दे दी, फिजिक्स वाला दिमाग लगाइए, वही फोर्स है। बट इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स क्या होता है कि जो कोई भी इंटेंशनली फोर्स यूज करता है किसी भी पर्सन पे, उस पर्सन की कंसेंट के बिना क्या करने के लिए, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए या फोर्स यूज करने के लिए उसके ऊपर, ठीक है, उसको क्या, जिससे कि उसको इंजरी पहुंच सके, फियर पहुंच सके, अनोयंस पहुंच सके, तो वो क्या वहां पे को जो फोर्स यूज किया वो क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। सारे के सारे इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन जरूर पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन, यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद 351 असॉल्ट की बात, 351 से लेकर के ये चलेगा 360 तक। असॉल्ट मीन्स क्या होता है कि whoever make any gesture, any preparation intending or knowing it to likely that such gesture or preparation, यानी कि कोई ऐसा भाई गेस्चर बनाता है, डराना होता है ना किसी को, या कोई ऐसी प्रिपरेशन करता है जिससे कि क्या है, कोई जो पर्सन प्रेजेंट है to apprehend that he who make that gesture preparation is about to use criminal force, यानी आपने किसी को थप्पड़ मारा नहीं पर उसको थप्पड़ उसकी तरफ कर दिया, तो उसको क्या एप्रीहेंशन हुआ कि आप उसको थप्पड़ मार सकते थे, यानी कि क्रिमिनल फोर्स यूज कर सकते थे वहां पे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट mere words do not amount an assault, ये यहां पे इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। सिर्फ शब्दों से बोलकर, जैसे कि इसमें आपसे किसी ने पूछा, किसी ने फोन पे किया,
तो क्या फोन पे असॉल्ट हो सकता है? नहीं। इंटिमिडेशन हो सकता है फोन पे, बट असॉल्ट नहीं हो सकता। फोन के ऊपर थ्रू मोबाइल यू कैन नॉट असॉल्ट एनीवन। असॉल्ट जो है वो नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब 351 के जो इलस्ट्रेशन है इनको हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा आपको ज्यादा समय देंगे कि ए शेक्स हिज फिस्ट एट जेड इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली। इंटेंशन क्या थी ये कि जेड को डराना है, ठीक है, कि जेड को ये बिलीव हो जाए कि मैं उसको मारने वाला हूं। तो ए ने वहां पे क्या किया है, तो सिर्फ उसकी तरफ अपनी लाठी को किया है, तो वहां पे असॉल्ट हो जाएगा। ये इलस्ट्रेशन बी इसका है ना, ये बिल्कुल इसको तो याद कर लीजिए, ये सेम हूबहू आता है आपका, ऐसे का ऐसे एमसीक्यू में बताया जाता है। ए बिगिंस टू अनलूज द मजल ऑफ अ फियरसियस डॉग इंटेंडिंग ऑन, भाई उसका कुत्ता जो था ना, डॉग था, बहुत ज्यादा बदमाश था, अब वो उसकी जो चेन को ना लूज कर देता है, अनलूज इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाय कॉज जेड टू बिलीव दैट। अभी जैसे उसकी तरफ आपने थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया अपने डॉगी को, अब उसको जेड को क्या लगा कि ये कुत्ता मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे ए ने क्या किया, असॉल्ट किया है जेड पे। सेम एमसीक्यू आएगा ही है, मैं बता रहा हूं आपको। थर्ड जो है ये कहता है ए टेक्स अप अ स्टिक सेइंग टू जेड आई विल गिव यू अ बीटिंग। एक डंडी हाथ में ली और कहा कि मैं तुम्हें पीट दूंगा। यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स किए हैं यूज, ठीक है, उसने उसको डंडा दिखाया नहीं है। एंड थ्रू द मेयर गेस्चर अनअकम्पनीड बाय अदर सर्कमस्टांसेस माइट नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट। तो यहाँ पे क्या है कि गेस्चर होना जरूरी है। मेरे हाथ में डंडे मगज में मैं मार दूंगा, होता ना कि जैसे दो लोगों की लड़ाई होती है तो बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा, दूसरा कहता मैं तुम्हें मार दूंगा, दोनों को पता है कि कोई नहीं मारेगा। यानी जब तक आपका गेस्चर नहीं बनेगा, सामने वाले के मन में एक एप्रीहेंशन नहीं आएगा, तब तक आपका असॉल्ट नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? अब इसके सेक्शन कर लेते हैं फटाफट। पनिशमेंट दी गई है कहाँ पे, 352 में, अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। जहां पे ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं हो तो वहां पे 500 रुपीज तक का है, 3 महीने और 500 फोर्स टू डेटर द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट को डेटर करने के लिए कहीं ना कहीं देखिए, जब भी ऐसा आता है तो तुरंत चले जाइए। कहां पे था, 332 में और 333 में, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू डेटर द पब्लिक सर्वेंट, और यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट। लिंक कीजिए ताकि आपको तुरंत चीजें याद आ जाएं। नेक्स्ट आता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन। ये आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से जुड़े हुए हैं तो ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। टू आउटरेज हर मॉडेसिटी, इसको हम ऐसा रीड विद 509 कीजिएगा। देखिए 509 में क्या है कि वहां पे वुमेन मॉडेसिटी की इंसल्ट है और यहाँ पे आउटरेज द वुमेन मॉडेसिटी, दोनों डिफरेंसेस को समझिएगा। जो कोई क्या करता है, असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स करता है किसी महिला के खिलाफ, उसकी इंटेंशन क्या है, टू आउटरेज और नोइंग इट लाइकली टू ही विल देयर बाय आउटरेज हर मॉडेसिटी, उसकी शालीनता को नुकसान पहुंचाता है। ही शैल बी पनिश्ड विद ईदर डिस्क्रिप्शन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। देखिए आपने 304 बी में पढ़ा था, 304 बी में भी मिनिमम पनिशमेंट थी 7 ईयर्स की, मिनिमम थी। यहाँ मिनिमम कितनी हो जाएगी, मिनिमम 1 साल तो उसको देना ही देना है, बट इट मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। मिनिमम वाली याद रखनी है, बाकी याद नहीं रखनी है। अब आ जाइए 354 ABCD। अब देखिए ये इंडेक्स बेस्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। 2013 की जो अमेंडमेंट थी उसमें ये सेक्शंस को ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था, 2013 की अमेंडमेंट में। अब सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट आता है 354A में। बी है आपका असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरॉब। 354C बात करता है वोयरिज्म की और 354D बात करता है स्टॉकिंग की, ठीक है। अब ये इंडेक्स बेस्ड तो इंपॉर्टेंट है ही है। अभी स्टॉकिंग में एक चीज आ जाती है कि क्या ऑनलाइन स्टॉकिंग मतलब किसी का पीछा करना, तो किसी के मैसेज वगैरह मॉनिटर करना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तक, क्या वो भी स्टॉकिंग में आता है? तो भी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिकली किसी का पीछा करना यानी उसके फेसबुक प्रोफाइल को देखना, बार बार करना, ये चीजें भी यहाँ के आती है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी यूज किए जा सकते हैं स्टॉकिंग में।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंडरस्टूड। तो ये आपके 354 के बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है सारे। उसके बाद आप जाइए सीधा 359 किडनैपिंग पे, बीच में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक बार बस इनको इंडेक्स बेस देख लीजिएगा। अब किडनैपिंग की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, देखिए किडनैपिंग की डेफिनेशन दी गई है 359 में। किडनैपिंग बताता है दो तरह की है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। नेक्स्ट, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या होगा कि कोई किसी भी पर्सन को बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया लेके चला जाता है बिना उस व्यक्ति की कंसेंट के, वो तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, विदेश ही लेके चले गए आप। लेकिन अभी आपने क्या किया, किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप, कोई किसी माइनर को, अब यहाँ एज दी गई है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है 361 में, क्या है 361, इसमें एज है, कैसे, अगर वो फीमेल है, फीमेल की एज कितनी दी गई है 18 ईयर्स से बिलो, ठीक है, और मेल की कितनी दी गई है 16 ईयर्स से बिलो, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा उल्टा है, देखिए लड़की की एज ज्यादा है, 18 तक का दिया गया, क्योंकि उसको माइनर माना जाता है 18 तक ही, ठीक है, ये 18 तक माना जाएगा। और अगर फीमेल, और अगर वो भाई अनसाउंड माइंड का है, इन दैट केस तो उसे लॉफुल गार्जियनशिप से कोई लेके चला जाता है इन दोनों केसेस में। और तीसरा यहाँ पे आ गया पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल। अभी किडनैपिंग को आपने समझ लिया, तो एब्डक्शन को समझ। देखिए एब्डक्शन और किडनैपिंग ये दोनों डिफरेंट ऑफेंस है। जो किडनैपिंग है वो लॉफुल गार्जियनशिप से होती है, और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। इन दोनों का डिफरेंस एक केस में बताया गया जो कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, उस केस को यहाँ पे जरूर लिख लें, ठीक है। केस कौन सा है, ये आपका केस का नाम है यहाँ पे अभय जीना वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, अभय जैना वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। इस केस में डिफरेंस बताया गया था, अगर ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है तो देख लीजिएगा। Whoever by force compels or by an deceitful means induce any person to go from any place is said to abduct that person। देखिए किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, एक बार बंदे को किडनैप कर लिया लॉफुल गार्जियनशिप से, लड़का होगा तो 16 साल से कम की आयु का, लड़की होगी 18 साल से कम की आयु की, तो वहां पे वो एक बार ऑफेंस हो गया। बट एब्डक्शन क्या है कि मान लीजिए किसी ने किसी को सोनीपत से किडनैप किया, वो उसको दिल्ली लेके गए, दिल्ली से कानपुर लेके गए, जहां जहां जितनी बार उसकी प्लेस को चेंज किया जाएगा इट इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस, लिख लीजिएगा, ये एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ठीक है। उसके बाद पनिशमेंट आती है किसकी, किडनैपिंग की। जो किडनैपिंग करेगा उसको 7 साल की और साथ में फाइन की पनिशमेंट मिलेगी। फिर आता है 363A। 363A को जो है यहाँ पे 1959 में इंसर्ट किया गया था, किडनैपिंग फॉर मेलिंग अ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ बैगिंग। एमसीक्यू साइड से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स बेस्ड, आपसे सीधा यही पूछेगा किडनैपिंग फॉर मेलिंग अ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ बैगिंग गिवन अंडर विच सेक्शन। दूसरी चीज यहाँ पर भी एज पूछता है, तो वो सेम एज रहेगी, मेल पर्सन जो है अंडर 16 ईयर्स और फीमेल जो है अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। माइनर का मतलब किडनैपिंग के लिए यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 364 किडनैपिंग और अबडक्टिंग टू ऑर्डर टू कमिट मर्डर। ए ने जेड को किडनैप किया, क्या किस लिए कि वो जेड को क्या कर सके, यानी कि उसकी बलि चढ़ाई जा सके, उसका मर्डर किया जा सके। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। 364A किडनैपिंग फॉर द रैंसम। कोई भी अगर रैंसम के लिए किसी को किडनैप करता है, देखिए फिरौती लेने के लिए किडनैप किया जाता है, 1993 में इसको इंसर्ट किया गया था, पहली चीज। दूसरा क्या आता है यहाँ पे कि इस जो 364A है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसाइड की गई थी। किस केस में की गई थी, वो केस कई बार पूछ लिया जाता है, विक्रम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस लिख लीजिएगा, विक्रम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे भी इस केस को जब भी समय लगे तो पढ़िएगा जरूर। फिर आते हैं 365 किडनैपिंग और एब्डक्टिंग विद इंटेंट टू सीक्रेटली और wrongfully टू कन्फाइन द पर्सन। wrongful confinement इन सीक्रेट कहां पढ़ा था, 345 में, लिंक कर देना है तुरंत, ठीक है। और किडनैप करेंगे तो 365 हो जाएगा, वो 45 है 65 है।
देखिए इस तरह से याद रहेगा। 366 पकड़वा विवाह, किसी महिला को जबरदस्ती उसको शादी से के लिए उसको जबरदस्ती उठा लिया जाए, उसे किडनैप कर लिया जाए, एब्डक्ट कर लिया जाए। प्रोक्रेशन ऑफ द माइनर गर्ल 366A, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो इंसर्ट सेक्शन है ना उन सबको तो आपको ध्यान देना ही देना है, ठीक है, इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जो 366A है इसको भी 1923 में इंसर्ट किया गया था, और 366B है, ये दो सेक्शन एक साथ इंसर्ट किए गए थे तब। इंपोर्टेशन ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम दी फॉरेन कंट्री, ठीक है, हुएवर इंपोर्ट, जो इंपोर्ट करता है गर्ल्स को दूसरी कंट्री से, चाइना से, इधर से, उधर से, कहीं से, इस तरह से यहाँ पे वो पनिशेबल हो जाता है। आपको किडनैपिंग और अबडक्टिंग फॉर इंड्यूसिंग मैरिज वाले में ध्यान रखना है कि जो वो एक्ट है ना, दैट शुड बी अगेंस्ट हर विल, ये इसका कीवर्ड है, अगेंस्ट हर विल, अंडरस्टूड, ये यहाँ पे जरूर देखिएगा। 367 किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी। 368 concealing or keeping confinement, kidnap the abduct person, kidnapping or abducting child under 10 years with intent to steal from its person, और 370 trafficking of the person। और MCQ के लास्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका कि जो इनको सेल किया जाता है माइनर को फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोसिक्यूशन, बहुत ही हीनियस ऑफेंस होता है ये। एंड लास्ट आपका अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। इतने सेक्शंस को अगर आप देख लेंगे ना तो आपका यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए 35 क्वेश्चन बनने हैं, और 35 क्वेश्चंस में से हम अगर इसको एक बार वीडियो का आप अच्छे से शांति से सुन लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन उसमें छूटना चाहिए। और अगर आपने पहले से अच्छी तैयारी कर रखी है तो उसमें आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। फिर आते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस पे। देखिए सेक्सुअल ऑफेंसेस में क्या है कि कई सारी अमेंडमेंट हुई, 2013 में हुई निर्भया वाले केस के बाद, 2018 में अमेंडमेंट हुई, तो इन सारी अमेंडमेंट्स को जरूर याद कीजिएगा। 375 देखिए रेप की डेफिनेशन बात करता है। 376 में क्या क्या आया, देखिए 376 में A, B, C, D पहले थे, फिर एक AB आया, इधर DA आया और DB आया। ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए इनको थोड़ा सा समझते हैं। रेप किसे कहते हैं, यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है तो उसकी जो एज है वाइफ की वो कितनी होनी चाहिए। तो एज जो यहाँ पे दे रखी है वाइफ की वो दे रखी है 15 ईयर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय ए मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर द 15 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे आपको अगर 15 साल से अगर ऊपर वाइफ है तो वहां पे रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन विदाउट कंसेंट या विद कंसेंट 18 ईयर्स। भाई विदाउट कंसेंट अगर आप करो या विद कंसेंट करो कोई मैटर नहीं करता है अगर वो 18 साल से नीचे की है। तो यहाँ पे माइनर के लिए एज कितनी देखिए 18 ईयर्स। किडनैपिंग में भी कितनी थी 18 ईयर्स थी, और मेल के लिए कितनी थी 16 ईयर्स थी। पनिशमेंट ऑफ रेप, पनिशमेंट ऑफ रेप में इंपॉर्टेंट आ जाते हैं आपके 376A तो पहले से था कि कोई वेजिटेटिव स्टेट, मैं सिर्फ कीवर्ड हाईलाइट कर रहा हूं, वेजिटेटिव स्टेट में अगर कोई पहुंचा देता है, ठीक है। AB फिर इंसर्ट किया गया यहाँ पे कब 2018 के अमेंडमेंट में। AB क्या कहता है यहाँ, AB कह रहा है कि पनिशमेंट फॉर द रेप वुमेन अंडर द 12 ईयर्स। इसको किस तरह से याद रखना है कि 12 साल की लड़की का रेप कर दिया किसी एक बंदे ने तो 376AB लगेगी। ये 12 ईयर से इसकी बात कर रहा हूं मैं, 12 से कम बिलो। और 376DA में क्या हो गया, इसी लड़की का गैंग रेप कर दिया गया, ठीक है। बहुत हीनियस क्राइम है, इनको तो सोसाइटी से बिल्कुल ऐसे लोगों को तो अभी घर निर्भया वाले केस में बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया गया है। 376B सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। यहां से एक MCQ बनता है, ये पूरा पढ़िएगा। Whoever has sexual intercourse with his own wife who is living separately whether under a decree of separation or otherwise। ये यहीं से क्वेश्चन बनता है, जो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है ना वो इंपॉर्टेंट आपकी यही लाइन है, whether under a decree of separation or otherwise विदाउट हर कंसेंट, अदरवाइज तक। यही से MCQ पूछेगा कि क्या वो अपनी मर्जी से अलग रह रहे हैं, जुडिशियल सेपरेशन है क्या है, तो इस लाइन पे जरूर ध्यान दीजिएगा।
सी किसकी बात करता है कि कोई बंदा, देखिए सी में क्या है, सी का मतलब होता है केयर, जिसको केयर करनी थी, जो रक्षक था वही क्या बन गया, भक्षक बन गया। उस केस में क्या होगा, जब रक्षक ही भक्षक बनता है तो वहां पे सी आ जाएगा। ठीक है, तो जो फिडुशियरी रिलेशनशिप्स होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, जिसका काम था उसको बचाना, लेकिन वही ऐसा काम करता है। डी गैंग रेप से है, मैंने आपको बताया डी, अगर लड़की 16 साल से कम उम्र की है तो डी, और अगर 12 साल से कम उम्र की है तो डी। सो शायद में ऊपर आपको थोड़ा सा ये हम गलत डिस्कस करेंगे, ये डी भी आएगा यहाँ पे, प्लीज थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 12 साल से कम है तो डी बी, और 16 साल से कम है तो डी ए। फिर आते हैं आपके जो रिपीट ऑफेंडर्स है, ई किसकी बात करता है, ई करता है देखो जिसकी भाई जो एकदम से एक्सपर्ट हो गए ऐसे ऑफेंडर, यानी कि वो रिपीट ऑफेंडर है, तो उसको यहाँ पे डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। और जो एलआई रहेगी, रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ। अब 377 बात करता है अननेचुरल ऑफेंसेस की, हालांकि इसमें नाज फाउंडेशन वाला केस है, कई सारे केसेस हैं, इसके ऊपर हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है इंडिया के अंदर कि इस पर क्या डिसीजन लिया जाए, पर कोई डिसीजन कभी हो नहीं पाया है। ठीक है, तो नवतेज सिंह जौहर वाला केस जो था यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नवतेज सिंह जौहर केस, उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। तो यहां तक आपके के सारे ऑफेंस हो गए हैं जो अगेंस्ट बॉडी थे। अगला चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, यहां तक आपने समझ लिया है। चैप्टर 17 को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में डील करना चाहिए, इसी वीडियो में करेंगे तो काफी लेंथी होगा और इतने लंबे वीडियोस आप देखेंगे नहीं, लास्ट तक कोई नहीं पहुंचता है लेंथी वीडियोस में, तो चीजें मिस हो जाती हैं। इसीलिए एक पार्ट और लेकर आ जाता, हमने हालांकि कोशिश की थी कि 2 ही पार्ट में डिस्कस करेंगे, बट लास्ट पार्ट छोटा रहेगा वो काफी, पार्ट 3 भी इसके बाद आ जाएगा आपको, तो तीनों पार्ट आप देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल चैप्टर 17 से लेकर 23 तक वो डिस्कस कर लेंगे हम। आज ही वो डाल दें, कल आज ही ये वीडियो आ जाएगा, लेकिन ये अलग पार्ट में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा क्विक रिवीजन कैसा लगा।